दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वालों अभी जो बंगाल के चुनाव हुए उनके नतीजे आए उस पर, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलतियां की, टीएमसी ने क्या बेहतर किया, और उनकी गलतियों से, भारतीय जनता पार्टी की गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं। उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां की जो भविष्य के राजनेताओं को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो इन चुनावों से एक चीज जो क्लियर हो गई, जो हम सबके लिए एक सीख भी है और जो रणनीतिकार है उनके लिए भी और जो उम्मीदवार है उनके लिए भी, कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो, कोई चेहरा बहुत फेमस हो, कोई ऐसा उम्मीदवार भी हो, कोई ऐसी पार्टी संगठन हो जिसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, उसे भी अच्छी रणनीति बनाकर हराया जा सकता है। यानी चुनाव में हमेशा वो नहीं जीतता जो सबसे ज्यादा फेमस हो, हमेशा वो नहीं जीतता जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। जीतता वो है जिसकी रणनीति, जिसकी स्ट्रेटजीज बहुत स्ट्रांग हो। और यहां टीएमसी को 100 में से 100 नंबर मिलते हैं अपनी रणनीति के, उनके रणनीतिकारों को। और ये चुनाव दो रणनीतिकारों के बीच में ही था। टीएमसी के रणनीतिकार इधर थे और इधर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार थे। तो ये तो बात हुई कि जीता जा सकता है चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी गलतियां की हैं। 5 गलतियों पे मैं फोकस करने वाला हूं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं उस पर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहली गलती जो भारतीय जनता पार्टी ने की, और जो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को बचना चाहिए, क्या हमारा ज्यादा फोकस सकारात्मक पॉलिटिक्स पर होना चाहिए। जबकि इस चुनाव में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी का 80% कैंपेन नकारात्मक रहा। टीएमसी ने क्या क्या नहीं किया, ममता बनर्जी ने, पर्टिकुलरली ममता बनर्जी जी की क्या कमी रही, दीदी ने ये गलत किया, दीदी ने वो गलत किया, 10 वर्ष में ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, उनकी ये काम गलत हुए, ये काम गलत हुए। लेकिन वो क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वो कोई सकारात्मक रोड मैप ज्यादा अच्छी तरह नहीं रख पाए। ऐसा नहीं कहूंगा कि सकारात्मक बातें नहीं की, उन्होंने कुछ मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया, कुछ बातें बताई, लेकिन जो चर्चा में रहा ज्यादातर कैंपेन नेगेटिव रहा। ये 80% 80 या 85% कहूंगा कैंपेन नेगेटिव रहा। 15% जो पॉजिटिव चीजें मिले, कि डोमिनेट जो किया वो नेगेटिव कैंपेन ने किया, और इसने एक बहुत बड़ा डैमेज किया भारतीय जनता पार्टी को। जबकि सकारात्मक पॉलिटिक्स अगर करनी चाहिए या करनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्हें बताना चाहिए था कि उन्हें अगर अवसर मिलेगा तो वो क्या करने वाले हैं, बजाय कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कमियों पर भी बोलना चाहिए, विरोधी की कमियों पर बोलना चाहिए, लेकिन उसके बदले में आप क्या देने वाले हैं। सामने वाले में ये कमी, वो कमी, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मान लिया, अब आप क्या, आपको मौका क्यों मिले, भारतीय जनता पार्टी को क्यों मौका मिले, इस पर नेताओं का फोकस होना चाहिए था। अफसोस की बात, उस पर ज्यादा फोकस नहीं गया। ये पहली गलती हुई। दूसरी बड़ी गलती क्या हुई, दूसरी बड़ी गलती हुई किसी लोकल भरोसेमंद चेहरे को ना दे पाना या चेहरे की कमी होना। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा चेहरा नहीं दे पाई ममता बनर्जी जी के सामने कि जो वहां का लोकल चेहरा हो और जिसको जनता स्वीकार कर रही हो। और जो चेहरे भी थे, जो भारतीय जनता पार्टी में के चेहरे बनने की कोशिश कर रहे थे, वो कौन लोग थे, वो वही लोग थे जो टीएमसी में थे कभी, और उन्हीं ने टीएमसी में रहते हुए सत्ता में रह करके दुरुपयोग किया सत्ता का, या अत्याचार किया, और उनके अत्याचारों से बचने के लिए ही लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना मसीहा के रूप में या सपोर्ट के रूप में देख रहे थे। लेकिन जब लोगों को लगा कि वही लोग जिनसे हम बचना चाहते थे वो लोग तो भारतीय जनता पार्टी में ही चले गए, और वही लोग हमारा चेहरा बनाए जा रहे हैं, यानी बंगाल का चेहरा बनाए जा रहे हैं और बीजेपी का चेहरा बनाए जा रहे हैं, तो यहां से एक अच्छे भरोसेमंद चेहरे का ना हो पाना, यह एक बहुत बड़ी कमी रही भारतीय जनता पार्टी की। अगर यहां एक भरोसेमंद चेहरा दिया जाता, और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में दिया जाता या किसी और रूप में दिया जाता, कैंपेन हेड के रूप में, या कोई इंडिकेशन होता कि ये व्यक्ति आपका रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला है, मुख्यमंत्री बनने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कैंपेन करती है, बहुत एग्रेसिव कैंपेन करती है, तो जब 200 पार का नारा दिया गया तो 200 पार कौन लीड करने वाला, वो भी मौका दे देना चाहिए था। वैसे तो मैं पर्सनली मानता हूं कि उम्मीदवार जो एमएलए चुन करके आए, या प्रधानमंत्री के लिए भी उम्मीदवार जो एमपी चुन करके आए, वही तय करें। लेकिन अभी जो राजनीति चल रही है वो चेहरों की राजनीति चल रही है, तो उसमें चेहरा देना पड़ेगा। और हर जगह नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर आप वोट ले लें, वो अभी संभव नहीं है अब, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर जुड़ गए, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन लोकल चेहरा, भरोसेमंद चेहरा नहीं दे पाना, ये एक भारतीय जनता पार्टी की कमी रही। तीसरी कमी जो मैंने अभी बताया, दूसरी में थोड़ा सा हिंट दिया, टीएमसी के जो बागी लोग थे उन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता हो गई भारतीय जनता पार्टी की। इतनी निर्भरता हो गई कि कई जगह तो हमने देखा कि 20 या 25 तो शायद सिटिंग एमएलए जो चुनाव से 2-3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको ही मौका दे दिया गया, उनको टिकट दे दिया गया, उनको तोड़ करके लाया गया, इसीलिए ताकि वो, उनका वहां तो टिकट कटने वाला था, टीएमसी में उनमें से ज्यादातर लोगों का टिकट कटने वाला था, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तो हुआ क्या, आपने जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी उनको अपनी पार्टी में लिया और उनको चेहरा बना दिया, यानी कि उनको उम्मीदवार बना दिया। अब वहां जनता कंफ्यूज हो गई,
और जो लोकल वहाँ के नेता थे, कार्यकर्ता थे, जो इस उम्मीद में, इस आस में बैठे थे कि नई पार्टी है, हमारी पार्टी अभी उतने अस्तित्व में नहीं आई है, लोकसभा में हमने अच्छा परफॉर्म किया, अब हमें विधानसभा में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। जिन कार्यकर्ताओं ने बूथ पर, मंडल पर, ब्लॉक पर, जिले पर काम किया होगा, प्रदेश में जिन टीम के लोगों ने काम किया होगा लोकसभा चुनाव में सीटें दिलवाने के लिए, उन्हें थोड़ा सा उम्मीद होगी कि अब मौका है, अब मुझे टिकट मिलेगा, अब मुझे उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वहां उम्मीदवार तो बाहर से इंपोर्ट कर लिया गया। तो जनता के मन में यह मैसेज किया कि हमने जिस टीएमसी से बचना है, उससे बचने के लिए तो हम भाजपा को लाना चाह रहे हैं, लेकिन भाजपा तो वही वो लोग दे रही है जिनसे बचना चाह रहे हैं। तो फिर इससे नुकसान होना था, तो इससे काफी नुकसान हुआ, एक छवि का नुकसान हुआ। कुछ लोग उनमें से जीत गए, बिल्कुल ठीक है, उम्मीदवार अपने बलबूते भी जीत जाते हैं, पार्टी का वोट शेयर भी ऐड हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर ऐड हो जाते हैं। जनता के पास ऑप्शन नहीं होता, विकल्प नहीं होता, क्योंकि जो कट्टर समर्थक है हमारा या वोटर होता है किसी पर्टिकुलर पार्टी का, वो तो उसी को वोट करेगा, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो। तो उनमें से कुछ लोग जीत जाना अलग बात है, लेकिन ओवरऑल पूरे बंगाल में मैसेज क्या गया, संदेश क्या गया कि उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे। फिर हमने अपने भारतीय जनता पार्टी ने 5-6 अपने सांसदों को लड़वा दिया चुनाव, दूसरी पार्टी के लोगों को भी लड़वाया, अपने सांसदों को लड़वाया, यानी कि आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। तो भी एक परसेप्शन गया जिससे एक नेगेटिव इमेज बनी। एक और चीज जो गलती मुझे लगता है कि वो की गई, चुनाव को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था। ये जो 8 चरण के चुनाव हुए ना, इससे नुकसान हुआ, और खासकर से जो कोरोना काल चल रहा था इसमें भारतीय जनता पार्टी ने, वैसे तो केंद्र में जो भी सरकार होती है वो चुनाव आयोग थोड़ा बहुत उसकी फिर में काम करता ही है, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि एक होता है ना कि आटे में नमक की तरह चल जाए। एक बिल्कुल आप खुल्लम खुल्ला यूज करने लगे, चुनाव आयोग एक पार्टी के व्यक्ति के रूप में काम करने लगे, तो वो गलत है। तो 8 चरण में चुनाव कराना, फिर चरण भी ऐसे चुनना जहां भारतीय जनता पार्टी को लीड ज्यादा मिल सकती है, जो उनका गढ़ है, या जहां लोकसभा में उन्हें अच्छी पकड़ मिली है, वहां पर पहले वोटिंग कराना, ताकि एक लहर बन जाए, एक माहौल बन जाए, और बाद में फिर टीएमसी का जो गढ़ था, या टीएमसी के जहां ज्यादा वोट इनके हिसाब से थे, वहां पर लास्ट फेज में वोटिंग कराना। तो इससे जनता के बीच में एक परसेप्शन गया, खासकर से पढ़े लिखे तबके में या स्विंग वोटर में, कि ये लोग सिर्फ किसी भी तरह से सरकार बनाना चाहते हैं और सारी मशीनरी का यूज कर रहे हैं, और इससे जो बीमारी फैल रही है या जो दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, लोगों को उसमें भी लगा कि शायद सरकार का या केंद्र सरकार का या नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा जोर केवल सरकार बनाने पर है, प्रशासन करने पर या शासन चलाने पर उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो नाकामी भी दिख रही थी, और कई राज्यों में जहां ऑलरेडी भाजपा की सरकार थी वहां दिक्कत आई। एक और चीज जो मुझे लगता है कि वो भी एक गलती रही भारतीय जनता पार्टी की, प्रचार पे जरूरत से ज्यादा जोर दिया, लेकिन जमीन पर उतनी मजबूत टीम तैयार नहीं कर पाए जितनी मजबूत टीम तैयार करनी थी। प्रचार करिए, वो कहते हैं ना धुआंधार प्रचार करना है, लेकिन धुआं ज्यादा है, धार कम है, तो नहीं चलेगा ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने धुआंधार प्रचार करने के बजाय धुएं वाला प्रचार ज्यादा किया, जिसमें दिख रहा था हर जगह भारतीय जनता पार्टी आ रही है, सरकार बनने वाली है, 200 से ऊपर सीटें आने वाली हैं, और मीडिया ने तो बहुत खास रोल प्ले किया। जो मैं अक्सर बोलता हूं, जो मैंने हरियाणा के चुनाव के बाद भी बोला था, जब हरियाणा में 75 पार 80 पार का नारा दिया गया था, तो वहां पर भी मैंने यही बोला था कि भाजपा एक इको चैम्बर में फंस गई है। कार्यकर्ता भी वही बोल रहा है जो नेता सुनना चाहता है, नेता भी वही बोल रहा है जो नेता सुनना चाहते हैं, और मीडिया भी वही बोल रहा है, सब वही बोल रहे हैं, तो कोई एक्चुअल फीडबैक नहीं दे रहा ग्राउंड से। तो हर कोई बस प्रचार प्रचार प्रचार, और लगा के नहीं बस प्रचार करेंगे 200 पार तो 200 पार हो जाएंगी, तो ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर रहे। किसानों का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, बहुत बड़ा मुद्दा रहा। किसान आंदोलन पर हैं, अनशन पर हैं पूरे देश में, और बंगाल भी पहुंच गए थे किसान, और कई विधानसभाओं में तो हमने देखा जब बंगाल में कि वहाँ किसानों का दबदबा इतना ज़्यादा था कि वहाँ लोग सुनने को तैयार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार तक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ किसान लोग धरने पर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। तो किसानों का भी इम्पैक्ट पड़ा, और जनता की नज़रों में इमेज जो बन रही है आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी की, कि वो नाकाम रही है, किसानों को भी नहीं हैंडल कर पाई, या ये गलत कानून बनाए हैं, व्यापारियों के साथ ज़्यादा संबंध है। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं, जो मीडिया भी बोल रहा है कि बंगाल अस्मिता के बारे में ममता बनर्जी जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने, जैसे नरेंद्र मोदी जी गुजरात अस्मिता की बात करते थे, ऐसे बंगाल अस्मिता को लेकर के चली ममता बनर्जी। तो वो टीएमसी के प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं, बट इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कमियों की। तो ये 5 कमियां जो मुझे लगती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इन पर ध्यान देती अगर, या इन गलतियों को नहीं करते, तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे, बदलाव हो सकता था।
अब नए राजनेता क्या सीख सकते हैं? एक तो चीज मैंने बताई कि अगर संसाधन कम भी हो, कोई व्यक्ति बहुत फेमस भी हो, तो भी जरूरी नहीं है वो चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि फेमस होना अलग बात है, चुनाव जीतना अलग बात है। भले इसे पॉपुलर मैंडेट कहा जाता है, लेकिन पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो वोटर में कन्वर्ट हो ही जाए। जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, जिसके सपोर्टर हैं, उसको उतने वोट मिल ही जाए। और खासकर से जब लोकसभा के ऊपर आप फोकस करते हैं तो उस समय मुद्दे अलग होते हैं, उस समय चेहरा अलग होता है, उस समय हर व्यक्ति, हर वोटर ये देख रहा होता है कि केंद्र में सरकार किसकी बनने वाली है, मुझे केंद्र में कौन चाहिए। जब राज्य के चुनाव आते हैं तो मुद्दे लोकल हो जाते हैं। यहां पर उम्मीदवार के आधार पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, प्लस लोकल लीडरशिप कौन होगी, चेहरा कौन होगा, इस पर डिपेंड करता है। तो आप कौन सा चुनाव लड़ने वाले हैं, उस हिसाब से रणनीति बनाइए। अब ये नहीं चलेगा कि आप राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में भी वही चेहरा वही रणनीतियां, प्रदेश स्तर पर भी वही चेहरा वही रणनीतियां, लोकल बॉडी इलेक्शन में भी वही चेहरा वही रणनीतियां। ये नहीं चलने वाला है, इससे नुकसान हो जाता है। एक और चीज जो नए लोगों को सीखनी चाहिए, खासकर से टीएमसी से, टीएमसी ने कभी भी भाजपा के कैंपेन को हावी नहीं होने दिया। सीरियसली तो लिया, लेकिन अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जी हां, क्योंकि देखिए कोई भी लड़ाई, मैंने कई वीडियो में बताया और सच्चाई है, हर जंग दो जगह, दो स्थानों पर लड़ी जाती है, पहले दिमाग में और फिर मैदान में। तो टीएमसी ने दिमाग वाली जंग बहुत बढ़िया लड़ी, और भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश कर रही थी कि कॉन्फिडेंस लूज हो जाए किसी तरह से टीएमसी का। जो उनके रणनीतिकार थे प्रशांत और उनकी टीम, उनकी कुछ पत्रकारों के साथ बातचीत भी लीक, क्या वो तो एक पब्लिक फोरम पे बातचीत थी, लेकिन फिर भी मीडिया ने उसको दिखाया, लीक हो गई। वहाँ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत फेमस हैं, बहुत सारे वोट मिल सकते हैं, ये कम्युनिटी का वोट, वो कम्युनिटी का वोट, ये सब जा रहे हैं। तो इसको बड़ा हाइप किया गया। हुआ क्या कि वो हाइप ही चलता रहा, लेकिन टीएमसी ने फिर भी अपनी जड़ें जमाए रखी, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखा, उनके कैंपेन को, भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जब कॉन्फिडेंस आप लूज नहीं करते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप चुनाव में उतरते हैं, चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आपका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपके एक एक गेस्चर, वो सब वोट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं आपको, और वो दिखाते हैं कि आप विजेता हैं, आप जीतने जा रहे हैं, आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और यहां पर यकीनन दीदी को, ममता बनर्जी जी को पूरे 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। उन्होंने किसी भी पल कभी ये शो नहीं किया, ना अपनी बातचीत से, ना अपनी भाषा से, ना कहीं टेम्पर लूज नहीं किया, कहीं ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दिया जिससे जाए कि वो चुनाव हार रही हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं, फ्रस्ट्रेशन है उनको। ऐसे बहुत सारे मौके आए जहां वो अपना कूल खो सकती थी, अपना कंट्रोल खो सकती थी, लेकिन उन्होंने उसको सकारात्मक लिया, उनके रणनीतिकारों ने सकारात्मक लिया। तो मैं समझता हूँ ये एक चुनाव था जैसे बाकी चुनाव की तरह, लेकिन एक बड़ा चुनाव था, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसके बाद ये पहला बड़ा चुनाव था। और इस चुनाव की हार जो है वो भारतीय जनता पार्टी, उम्मीद है इससे सीख लेगी और अपनी गलतियों को सुधारेगी। जनहित में काम करने पड़ेंगे, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। अगर आप देश के लिए काम नहीं करेंगे तो आज जो कांग्रेस का हाल हो रहा है वही हाल कल भारतीय जनता पार्टी का होगा, वही कल टीएमसी का भी होगा। ये लोग भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब जनता बहुत समझदार है, वोटर बहुत इंटेलिजेंट है। वोटर ये जानता है कि मेरे वोट की वैल्यू है, और अगर मैं किसी को जिता सकता हूं, जिताने की ताकत रखता हूं, तो मैं हराने की ताकत भी रखता हूं। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण भी करने की कोशिश करी, झूठा प्रचार भी करा, ममता बनर्जी जी के भतीजे पर या उन पर पर्सनल भी बहुत आक्षेप करे, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फर्क जनता को पड़ता भी नहीं और पड़ा भी नहीं है, क्योंकि जनता मान बैठती है कि विकल्प नहीं है इनके पास, कुछ और कहने के लिए नहीं है, तो आरोप लगा दो। तो आप अगर कुछ सकारात्मक करते और कुछ पॉजिटिव देते, कोई लोकल लीडरशिप देते, टीएमसी के नेताओं पर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखाते, चुनाव थोड़ा छोटा हो जाता, दिखता कि आप कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के भी, केवल सरकार बनाने आपका उद्देश्य नहीं है, तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपने व्यूज़ दीजिए, हमारी टीम उसको रिवर्ट जरूर करेगी। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।